घाटियां भीग गई और मैं भी तो देखो माँ कैसी भीग गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो माँ सब वस्त्र भिगोई। इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? अंदर रखा है। तुमने पहले ही निकाल कर रख दिए थे। तुम जानती थी कि मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे आज भीगने का तनिक भी खेद नहीं। मैं भीगती नहीं तो वंचित रह जाती। चारों ओर जुआरे फेंक गिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार तो हवा ने मेरा अंशुक उड़ा दिया और फिर बूंदें पड़ने लगी। बहुत ही अद्भुत अनुभव था माँ, वो बहुत ही अद्भुत। मैं वस्त्र बदल लो फिर तुम्हें बताती हूँ। वो बहुत ही अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत ही अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और रात, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी उछल रहा था माँ, इतना पानी इन वस्त्रों ने पिया था। और अब शीत की चुभन के बाद ये उष्णता का स्पर्श। माँ आज के वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने आज तक नहीं किया।
जैसे आज किया, जैसे सौंदर्य अस्पर्शीय होते हुए भी मासल हो, मैं उसे देख सकती थी, छू सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो एक भावना को कविता का रूप देती है। आज मैं पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में यूं खो जाता है, कि क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, तुम इस तरह चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? देख तो रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय यूँ चुप नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेर ठान मैं थक गई, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मैं कब अकेली होती हूँ? तुम्हारे रहते हुए मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ। मेरे घर में रहते हुए तुम अकेली होती हो माँ। कभी तो तुम मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो, मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध औटा कर रख दिया है, शक्कर मिला के पी लेना। नहीं माँ, दूध नहीं पीना है, पहले तुम बात बताओ। अंदर जाके विश्राम कर लो। विश्राम नहीं करना है माँ, मैं थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में से उन बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। तुम अभी तक सीख रहे हो माँ। देखो तुम ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। क्या बात है माँ, तुम रो रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है माँ, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो बात ना बताओ। ये कौन लोग हैं माँ? ना जाने कौन है, संभवतः राज्य के कर्मचारी है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ना जाने क्या करने आए हैं। वर्षों में ये आकृतियां इधर दिखाई देती है, और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट हो ही जाता है, युद्ध या महामारी। पिछले बार जब महामारी आई थी, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी, तब भी ये आकृतियां इधर ही दिखाई दी थी। ये लोग आज यहाँ क्या करने आए हैं माँ? ना जाने किस लिए आए हैं। माँ तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र लौट आया है। लौट आया है? हाँ। कहाँ से? जहाँ मैंने उसको भेजा था। तुमने भेजा था? परंतु क्यों माँ? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी तुम उसके लिए प्रयत्न क्यों करती रहती हो? तुम्हें लगता है मैं निरंतर प्रलाप करती हूँ बस? हाँ, देख रही हूँ मैं, तुम जो सोच रही हो वो सही होने वाला है। अग्निमित्र लौट आया है। वो कह रहे हैं वो लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि क्या कह रहे हैं वो? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। यदि वो उसे नष्ट भी करना चाहती है तो किसी को क्या अधिकार है आलोचना करने का? तुम्हारे जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ माँ। तुम मत कहो, मैं कह रही हूँ। इतना बड़ा अपवाद मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। माँ मैं जानती हूँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी मैं समझती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता माँ। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध सब संबंधों से बड़ा है। वास्तव में मैं अपनी भावना से प्रेम करती हूँ माँ, जो कोमल है, पवित्र है, अनश्वर है। और ऐसे भावना से मैं वितृष्णा करती हूँ, कोमल, अनश्वर। तो मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती हो माँ? मैं पूछती हूँ, तुमने कभी भावना में भावना का वर्ण महसूस किया है? भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? भावना में भावना का वर्ण ये केवल आत्मवंचना है।
ये सब झूठ है। माँ, मैं बस उस संबंध को कोई नाम ही तो नहीं देती हूँ। मैं पूछती हूँ, ये भावना में भावना का वर्णन कभी महसूस किया है? जीवन की आवश्यकताओं के लिए ये भावना कोई काम है? जब घर पे एक भोजन का व्यवस्था नहीं होगा, क्या ये भावना इन सवालों का जवाब दे सकता है? जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती है ना माँ, उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ होता है। मैं नहीं जानती। सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। मैं उसे घृणा करती हूँ। मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती हो माँ? वो आत्मसीमित है, वो अपने से मोह करता है, इसलिए कि वो मातुल की गाय नहा कर बादलों में खोए रहते हैं। मुझे मातुल के गौं से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं अपने घर को देख के कह रही हूँ, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। हम जिएंगे हरिशावक। ठहरो माँ, तुम कहाँ चल रही? माँ का जीवन भावना नहीं है, माँ को बहुत कुछ करना होता है, माँ का बहुत काम है। जिएंगे ना, एक बार से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बार यदि प्राण ले सकता है तो हाथों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी तो सकता है। हमें नए प्राण मिल जाए, हम फिर वनस्पति बनेंगे, हमारे अंगों पर कृत का लेप होगा, हम कोमल दुर्वा खाएंगे ना। ये आहत हरिशावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी कोई? आज ग्राम प्रदेश में नई आकृतियां देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा कम हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा दूध भी लेना चाहिए। मल्लिका, दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी मैंने यहाँ से 3-4 राज कर्मचारियों को जाते देखा। माँ कहती हैं, जब भी आकृतियाँ दिखाई देती हैं कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे तो ये सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे कम हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। यानी इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसे बाढ़ छोड़ता बना कैसे? ये कुलांच भट्टा मेरी गोद में आ गया। मल्लिका, मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुम्हारी माँ की सी आंखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। उन्हें अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो यूँ भीग कर ना आती। लाओ, माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो और इसे अपनी बाहों में ले लो। क्या हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। दूध पिलाकर इसकी मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसी आकस्मिक बात है? ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुम्हारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाढ़ से हाथ हिलाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो कि द्वार तक रख बिंदुओं के चिन्ह बने थे, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूं कि तुम इस ग्राम प्रदेश के निवासी नहीं। मैं तुम्हारे दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं गया, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? ऐसा लांछन लगाते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्षमा करें देवी, परंतु हरिशावक जो आपकी बाहों में है मेरे बाढ़ से हाथ हुआ, इसलिए मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगे? इस प्रदेश में हरणों का आखेट नहीं होता है राजपूत। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी ना माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण लोग अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ मल्लिका। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो।
फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार क्षेत्र बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे विलंब हो रहा है, हरिण शावक मुझे दे दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती है। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तल पे आस्तरण पर तो रखो। नहीं नहीं नहीं, इस घर का तल पशुओं के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ, ये कितना आहत है। हाँ, देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। इस घर का तल मनुष्यों के लिए है, हरिण श्रावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, इसे मुझे दे दो। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। राजपुरुष तंतुल के रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, परंतु उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? आपका अर्थ मैंने हरिण के लिए तर्क कर रहा था, वो कवि कालिदास है। हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की सभा का प्रत्येक व्यक्ति युद्ध संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने स्वयं युद्ध संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, इसलिए उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मानित करना चाहता है और राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वरुचि भी इसी उद्देश्य उज्जैनी से आए हैं। राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ? राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। मैंने ये दूध उठा कर रख दिया है, शर्करा मिला के पी लेना, और गीले वस्त्र मैंने अंदर फैला दिया है, और आशा करती हूँ इधर और किसी का आतिथ्य नहीं करना होगा। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में पूरे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें उस दूध से नहला दूँ माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। जाओ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं? राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है? मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ? क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में कुछ भी उदारता पूर्वक नहीं सोचना चाहती? मैं उदारता पूर्वक सोचने वाली बात नहीं है। मैं सोचती हूँ कि तुम्हारा उससे मिलना सही नहीं है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि क्या कहती है माँ? मेरा वो समय बीत गया है जहाँ पर मैं आंखें मूंद के यथार्थ से अपने जीवन को भावना में जीऊं। तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ दोष दिखता है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? मुझे बताओ, तुमने कभी भावना में भावना का वर्णन किया है, महसूस किया है? भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? अगर तुम्हारा उससे भावना का संबंध है तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करता है? माँ, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो। तुम जानती हो ना उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। ऐसे अभावग्रस्त और साधनहीन जीवन में कोई विवाह की कल्पना ही कैसे कर सकता है? और अब जब उसका जीवन साधनहीन नहीं है तब? ये तुम्हारी नहीं माँ, विलोम की भाषा है। हाँ, मैं ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या तुम एक सजीव व्यक्ति नहीं हो? क्या तुम्हारा प्रति या उसका तुम्हारा प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? हाँ?
और जीवन की आवश्यकताओं का समाधान तुम्हारी ये भावना करेगा? हाँ, भावना में भावना का वर्ण। अब कह दो। अंबिका, अंबिका, हाँ हाँ घर में ही हो? हाँ देखो अंबिका, मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा कालिदास से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्यमातुल? क्या हुआ? हाँ मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया, कैसे दिन के लिए वो कुलद्रोही बन जाए? परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मान मिलने वाला है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। यही कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप कह रहे हैं। अरे भाई ठीक कह रहा हूँ मैं। आचार्य कल उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। 2 रथ वहां और 4 अश्वरोही उसके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रापितामह का दोहित का पुत्र राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भगिने की बात कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका, तुम समझो। एक तरफ राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वो कहते हैं हमें सम्मान नहीं चाहिए। और समझ में नहीं आता, सम्मान मिलता है ग्रहण कर लो। कविता का मूल्य ही क्या है? हा? कविता का कुछ मूल्य है आर्यमातुल, तभी तो सम्मान का मूल्य है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, वो अवश्य उज्जैनी जाएंगे। अवश्य जाएगा। वो क्या कहा था तुमने? लोक नीति है हमारा। ये अगर लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का अर्थ एक ही है। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और वहाँ आचार्य आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको तुरंत जाना चाहिए। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपसे नहीं कहकर आया था कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं आप आचार्य के साथ ही रहना? तो मातुल, आपने ये भी तो कहा था ना कि जैसे ही आचार्य विश्राम कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दें। ये भी कहा था, किंतु वो भी तो कहा था, ये कहा था, समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है, मूर्ख नहीं मातुल। आचार्य ने क्या कहा? हाँ, आचार्य ने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े आचार्य को उसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है? हा? जिस व्यक्ति को लोक व्यवहार तक का ज्ञान नहीं और तुम लोक नीति की बात करती हो। हा? आप एक हिरण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर देख लिया। मैंने प्रार्थना की, कवि कुल गुरु, ये समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य है भाई। आप तो सुनकर ऐसे लौट पड़े जैसे सांप देख लिया हो। और आप इस निक्षेप से कहकर आया था आचार्य के पास ही रहना, और ये गुरीहीन चक्र की तरह पीछे पीछे चला आया। किंतु मातुल, मैं तो बस समाचार देने आया था ना। हाँ, समाचार के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो वहाँ अकेले हैं और आप यहाँ समाचार देने चले आए। बस आप इतना कीजिए कि वो कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो ना, उन्हें ढूंढ कर ले आइए। जी मातुल। मेरा मन करता है जहाँ भी देखूं चोटी से पकड़ के। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय कहाँ है? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में। आपने उन्हें वहाँ देखा है? देखा है। तो फिर आपने मातुल को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय उनके पास जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास उज्जैन? नहीं मल्लिका, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैन अवश्य जाए। इसलिए तो मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते तो जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। वाह, राज्य से लोग आए, कवि को सम्मान देना चाहते हैं और कवि जगदम्बा मंदिर में आंखें बंद करके बैठे। कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका। राज्य के लोग उनको सम्मान देना चाहते हैं, अभ्यर्थना कर रहे हैं और कवि आंखें मूंद के बैठे हैं।
आंखें खोलते हैं और मना करते हैं। ये विचक्षणता नहीं है तो क्या है? ये नाटक नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का बिल्कुल मोह नहीं है। वो सचमुच इस पार्वती भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। मातुल का या किसी का व्याघ्रम का हट नहीं छोड़ा सकता। हमारे घर में उसका हट छोड़ना या ना छोड़ने से किसी का प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि वो इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठेंगे। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। हाँ, परंतु मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। अभी अभी उनका एक राजपुरुष से सामना हुआ था। उस कटुता को केवल तुम दूर कर सकते हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर आज कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रह जाएंगे, एक स्थानीय कवि के रूप में। और जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा करते हैं वो भी कुछ दिनों में भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को इस सम्मान से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका, मैं तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। माँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। मुझे वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। मल्लिका, मल्लिका, भावना, कोमल भावना, कोमल भावना। घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया अंबिका। यह तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। आश्चर्य है, तुमने अभी तक दीपक नहीं जलाए। दीपक जला दूं? नो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारा इधर आना मल्लिका को सह नहीं है। जानता हूं अंबिका, मल्लिका बहुत भोली। वो लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं समझते। वो नहीं चाहती कि मैं यहां आऊं। क्यों? क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने सत्य का सत्य झांकते दिखाई देता। उसे उलझन होती। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। ये तुम्हारा दोष या दोष देखने की इच्छुक नहीं हूं, ना ही जानना चाहती। देख रहा हूं इस समय तुम बहुत दुखी हो। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन एक पीड़ा का इतिहास है। देख रहा हूं पहले से दुबली हो गई। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान हो। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहे। मैं समझता हूं कि उसके जाने से पहले मल्लिका और उसका विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस संबंध में कुछ सोचा तो होगा? मैंने इस संबंध में कुछ नहीं सोचा है, ना ही सोचना चाहती। तुम मल्लिका की मां और इस संबंध में कुछ सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारणवश पूरे ग्राम प्रांतर में अपवाद का विषय बना रहा, पीछे यहीं पड़ी रही। क्यों अंबिका, क्यों? इतने सालों से इतनी पीड़ा के तुमने इसी दिन के लिए सही। अरे दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इतने सालों पर तुम पर क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया। तुमने खुद को किल कर गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो सके। और आज जब उसके सामने जीवन भर का अभाव का प्रश्न खड़ा है तो तुम कुछ सोचना नहीं चाहते। ये सब कह के तुम मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इधर से चले जाओ। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास रहना अति आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया था। आशा करता हूं वो मल्लिका के साथ अभी यहीं आए। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा। मैं यहीं उनकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी विलोम। मैं जानता हूं कि तुम कहां, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक रहते हो। कहो, आजकल किन छंदों का अभ्यास कर रहे हैं? छंदों का अभ्यास?
मेरी वृत्ति नहीं है कालिदास। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है, और उसी वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा के लिए छुड़ा दिया। निसंदेह आज तुम अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया। सुना मैंने भी। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ, बहुत बहुत दुख। अरे भाई, एक मित्र के बिछुड़ने का दुख किसे नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओ। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं, आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाना चाहते। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओ। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण है। मदिरालय, रंगशालाएं, विलास भूमियां। अरे विलोम, ये समय और स्थान इन बातों का नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूं तुम मुझे यहां देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। कई दिनों से भेंट नहीं हुई। ये कोई अप्रत्याशित बात तो नहीं है। विलोम का कुछ भी करना प्रत्याशित नहीं है मल्लिका। कहीं कुछ ना करना प्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा। विलोम क्या है? क्या है? एक असफल कालिदास। और कालिदास क्या है? एक सफल विलोम। हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट ही पड़ते हैं। अच्छा है, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। इस निकटता के आधार पर तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता है। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी तक वही कालिदास हो। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय यह है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। अरे विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता का क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? कहाँ? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? कुछ नहीं जानती, ना ही जानना चाहती हूँ। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतर में अपवाद फैलता आया है कालिदास और मल्लिका को लेकर। क्यों क्यों अपवाद फैलता आया? लेकिन तुम नहीं बताओ, तुम कुछ नहीं बोलो। मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती, नहीं जानना चाहती हूँ। ठहरो अंबिका, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि स्वयं कालिदास ये स्पष्ट कर दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैंने कब कहा कि बात नहीं? कालिदास का अंतःकरण उसे मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए अवश्य बाध्य है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में ही अनधिकार प्रवेश कर जाते हैं। अनधिकार प्रवेश? मैं? अंबिका, तुम कालिदास की बात से कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैं विलोम किसके घर में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं कुछ नहीं जानती। चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम्हें तुम्हारी ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? नहीं, मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया? चलो आओ, आओ ना, ग्राम प्रांतर में चल के किसी से पूछ ले। चलो। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो विलोम। मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे ये ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं। निसंदेह, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? मैं तो केवल इतना जानना चाहता था कि यदि तुम ऐसा निर्णय कर लो तो क्या उस स्थिति में ये जानना उचित नहीं है कि? अरे विलोम, ये समय और स्थान इन बातों का नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा सब समझती हूँ।
यद्यपि आप ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप इस समय यहाँ एक अयाचित अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैंने ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता और मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। हाँ, एक बात मैं कालिदास से भी करना चाहता हूं। तुम कालिदास को मुझसे अधिक जानती हो ना? नहीं, मैं उसे तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक। ये मुझसे अधिक कौन जानता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आ पहुंचे, तब तक के लिए फिर उदास हो गए। देखो देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। प्रश्न मेरे राजश्रय और सम्मान स्वीकारने का नहीं है मल्लिका। मेरे सामने उससे कहीं बड़ा प्रश्न है खड़ा। और वो प्रश्न मैं हूं ना? तुम मुझे जानते हो ना? तुम समझते हो? तुम उस सम्मान का तिरस्कार करके यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मेरे अंदर को एक रिक्तता छालेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही हूँ। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूँ कि इस समय तुम अपनी आंखें देख पाती। मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यहाँ से जाकर भी तुम यहाँ से दूर हो सकोगे। ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ गांव के लोग तुम्हारी प्रतिभा को नहीं समझते और सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना? विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं जानती हूँ कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम गिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है मल्लिका। मैं समझता हूं कि ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं इस भूमि से कई सूत्रों में जुड़ा। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। मैं यहाँ से जाकर इस भूमि से उखड़ जाऊंगा मल्लिका। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से और अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? उस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हें एक नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारी प्रतिभा को और विकसित बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। और ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो ना? फिर भी मन में कई कई आशंकाएं उठती हैं मल्लिका। हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, अभी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, यहाँ से जाकर भी तुम यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ के मेघ, यहाँ की वायु, यहाँ के हरिण, सब कुछ तुम अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर उड़कर आती मेघ मालाओं में खो जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी अंधेरा बहुत हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
मुझे जाने के लिए कह रही है। इसका अर्थ है कि तुमसे विदा लूंगी। नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। मल्लिका, 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 रो मत मल्लिका। तुम अस्वस्थ हो। मुझे यहीं रहने दो माँ। देखो माँ, कितने गहरे मेघ गिराए हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे माँ। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। रो मत मल्लिका, रो मत मल्लिका। मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरी आंखों से जो बरस रहा है वो सुख है माँ, सुख है। मल्लिका, मल्लिका, आ रही हूँ। मल्लिका, आ रही हूँ, जरा हाथ को कपड़े उतारो। अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वैसे ही ज्वर आता है। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक सा ज्वर। तो वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाते। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही हो तुम। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं है। कभी कभी सोचता हूं कि जाकर उनसे मिलो। क्यों? कई बातें करना चाहता हूं। कई बार लगता है कि दोष मेरा है। किस बात का? बात तुम जानती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं की थी कि कालिदास उज्जैनी जाकर सिर्फ वहीं के रह जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वो वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहां उन्होंने कई बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना की है। उज्जैनी से जो व्यवसायी आए थे वो बता रहे थे उनके किसी बड़े महाकाव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। हाँ, ये तो सुना है उन्होंने कई बड़े बड़े नाटकों की रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए। फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है। इन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी मल्लिका। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके साथ बहुत से अपवाद जुड़ने लगते मैं हैं। अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ मल्लिका। सुना तो ये भी था ना कि किसी गुप्त वंश की राजदूता से उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? मल्लिका, एक तरह से देखे तो बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहते जो उनका आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि उसी आग्रह की रक्षा करने के लिए तुमने अब तक विवाह नहीं किया। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती आर्य निक्षेप। मैं साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वो असाधारण है। उन्हें ऐसे ही किसी असाधारण व्यक्ति की आवश्यकता थी। सुना है राजभविता बहुत विदुषी है। हाँ, बहुत विदुषी है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा ना, एक तरह से देखे तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है खुद पर। और इसके विपरीत
मुझे अपने से ग्लानि होती है कि ये ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। यदि आपके कहने पर मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो उनके व्यक्तित्व को कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है, यही तो दुख है कि अगर तुम मेरे कहने से ऐसा ना करती तो तुम्हारे जीवन का ये रूप तो ना होता। मेरे जीवन में क्या अंतर आया है आर्य निक्षेप? पहले माँ काम करती थी, अब माँ अस्वस्थ है तो मैं काम करती हूँ। बाहर से सिर्फ इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दूँ। क्या हुआ? मैं नहीं जानता हूं मुझे क्या हुआ है। मेरा मन बहुत उद्विग्न रहता है। मैं यहां पर कुछ नया नहीं लिख पाता हूं, किसी भी नए काव्य की रचना नहीं कर पाता हूं। मेरे लिए ये जीवन स्वाभाविक नहीं। मेरा दम घुटता है। सच सच बताना कालिदास, कुमार संभव की पृष्ठभूमि क्या हिमालय है और तपस्विनी उमा कौन है? मेघदूत में यक्ष की पीड़ा क्या तुम्हारी पीड़ा है? और यक्षिणी कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में कौन है? सच सच बताना कालिदास। मैं पिताजी से कश्मीर के शासन की बात करती हूँ। मल्लिका, कहाँ खो गई? लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए। संभवतः राज्य कर्मचारी हैं। मल्लिका, मल्लिका, ठीक वैसी दो आकृतियां मैंने देखी हैं जैसे तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियां? हाँ। जानते हैं तो इन आकृतियों के संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं कुछ न कुछ अनिष्ट होता है, कभी युद्ध तो कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही हुआ। नहीं। मल्लिका, मैंने एक और आकृति को घोड़े पर जाकर देखा। वो एक बहुत परिचित आकृति। मल्लिका, मल्लिका, मुझे विश्वास है मैं स्वयं कालिदास है। कालिदास? हाँ। ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा मल्लिका। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं उस राजसी वेशभूषा में कि कोई उनको पहचान ना पाए। परंतु निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं भी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। वो आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इससे पूछ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तू
पूछ। तू पूछ। तू पूछ। तू ही पूछ। अच्छा मैं पूछता हूं। सुनो, ये घर तुम्हारा है? हाँ हाँ, आइए। आप लोग मेरे यहाँ आए हैं? हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आए, हम तो बस यूं ही आए हैं ग्राम प्रदेश में घूमते हुए। हम यहाँ घर देखना चाहती हैं। यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं। पहले मैं परिचय दे दूं। ये है रंगिणी। उज्जैनी के नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। और ये है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है और अब गद्य की ओर आ रही है। तुम्हारा परिचय? तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय कुछ भी नहीं। आप लोग आसन ले लीजिए। हम यहाँ अध्ययन करने नहीं आए हैं, हम अध्ययन करने आए हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हो? किस स्थान को? इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहां इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। तुम लोग इसे यहाँ क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ ही कहते हो? और इसे? कुंभ। कुंभ। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द बताओ। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है कि कुछ लोग यदवा को कहते हैं यरवा और तदवा को कहते हैं तरवा। मुझे इतना ज्ञान नहीं। देखो, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिसका संबंध तुम्हारे जीवन से ना हो। तुम्हारे वस्त्र और तुम्हारा घर तो लगभग हमारे जैसा है। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? अपनी विशेषता कुछ भी नहीं। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। ये मैं मान ही नहीं सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण है। देखो मैं समझाता हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। तुम समझ सकती हो ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु यहाँ घूमकर तो हम लगभग निराश ही हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। देखो, मुझे ये बताओ तुम कि यहाँ पे और क्या है स्थानीय? यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताओ। कैसी वनस्पति? कैसी वनस्पति? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वंती रत्नानी मोहदिश। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी है? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है जो कालिदास ने लिखा है वे सब झूठ है? उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है। उन्होंने तो लिखा है कि कहने दे संगिनी, ये यहाँ के संबंध में कुछ विशेष नहीं जानते। अच्छा चलो हम चलते हैं, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया। चल रंगिनी। तू चल। तू चल। तू चल। तू ही चल। सोचती थी जब तुम आओगे तो आषाढ़ का वही दिन होगा। वैसे ही मेघ घिरे होंगे, वैसे ही वर्षा होगी और तुम्हारे लिए ये भेंट मैं तुम्हारे हाथों में रखूंगी और कहूंगी इस पर तुम अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है। मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूँ कि तुम ही हो या मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। देवमात्र गुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देवमात्र गुप्त कौन है? ऋतुसंहार, कुमार संघ, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देवमात्र गुप्त की राजमहिषी, गुप्त वंश दुहिता, परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है। वे शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुसार आपको इसकी पूर्ण सूचना देने के लिए उपस्थित हुए हैं। परंतु रघुवंश आदि की प्रणेता तो कालिदास है और आप लोग कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वो कश्मीर का शासन संभालने जा रही है। उनकी राजमहिषी मुझसे मिलना चाहती है। मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने प्रवेश गृह के वस्तु विन्यास में परिवर्तन आवश्यक समझेंगे।
इसे आपका आदेश समझते हुए हम ये कार्य अभी अपने हाथों संपन्न किए देते हैं। और अनुनासिक, मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगे और आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसके वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल उत्तर की ओर हटा देना चाहिए। उत्तर की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल दक्षिण की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, आसन को यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कुंभों को यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। और ये वस्त्र, वस्त्र भी गीले हैं, इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? ये तो मुझे याद नहीं। ये याद है, कैसा प्रमाण है? हाँ, तो संदिग्ध विषय है। तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। तो संदिग्ध विषय होने की वजह से वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ इस चूल्हे को यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सभी वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए तो बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। तो मैं समझता हूँ इन भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि चूल्हे को यहाँ से न हटाया जाए। मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं है। मेरे विचार से और कुछ विशेष नहीं। हाँ, अभी शेष है। क्या? अरे ये चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो इसे हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है। पर देखी चौकी तुमने पहले है। तो हटा दो। तुम हटा दो। रहने दो। हाँ, तो रहने दो। अब चारों ओर एक दृष्टि डाल। हाँ, चारों ओर एक दृष्टि डाल। अधिकारीवर, आपका कार्य पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। क्यों अनुस्वार? हाँ, हो गया ना। क्यों अनुनासिक? बस चारों ओर एक दृष्टि डालने से। हाँ, चारों ओर एक दृष्टि डालने से। नहीं, देवी बाहर पहुंच गई हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आइए। देवी बाहर पहुंच गई है। हाँ। चलो अनुस्वार। चलो। अरे चलो। आइए देवी, आइए। देवी वो इस प्रदेश की सबसे भोली और सबसे प्यारी लड़की है। जी आइए। अरे मलिका, देवी को तुम्हारे ही संबंध में बता रहा था। देवी ये है मलिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। अरे मातुल, अब आप जाकर विश्राम कीजिए। अनुचर बाहर मेरे लौटने तक मेरी प्रतीक्षा करेंगे। मैं आपकी यहीं पर, आपका यहीं पर ही। आप जाकर विश्राम कीजिए। अच्छा, मैं बाहर। ठीक है मलिका, ठीक है। सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, तुम मुझे अपरिचित होते हुए भी अपरिचित नहीं लग रही। तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती थी। उनसे कई बार तुम्हारे घर और तुम्हारी चर्चा सुनी। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें इस ओर ले आया, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा होती। मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस रूप में आपका आतिथ्य करूँ। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह कर इन्हें यहाँ ले आई। एक बार स्वयं अपनी आंखों से इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती हूँ यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ लेती जाऊँ। यहाँ से बड़ी दूर तक के पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा होती है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन यहाँ रह जाएं। यहाँ रहकर आपको असुविधा तो होगी, परंतु यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। सौंदर्य के सामने जीवन की सारी सुविधाएं हैं। इसे आंखों में पर्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं।
यूं तो वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु उसे देखने के लिए हमारे पास अवकाश कहाँ रहेगा। सौंदर्य का ये सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है, इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। बैठ जाओ, अरे यहाँ मेरे पास बैठो। लग रहा है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। वे अब मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से मैंने कहकर मंगवाई थी। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगनी रही हो, इसलिए उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने सा लगता है। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। देख रही हो तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है, इसका परिसंस्कार आवश्यक है। तुम चाहो तो मैं आदेश दे जाऊंगी। हमारे साथ उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति भी आए हैं। क्यों? आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें इसी घर में रहने का अभ्यास है। फिर भी चाहूंगी इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों का इस स्थान से भी बहुत संबंध रहा है। परंतु खेद है कि इस कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। वैसे तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? अब तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंदी नहीं हो कि मेरी माँ यहाँ है। ये कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति यहाँ इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे और तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगी के रूप में रहोगी। क्षमा कीजिए, मैं अपने को इस गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तो तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले मेरे 2 अधिकारी यहाँ आए थे। तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों बहुत योग्य अधिकारी हैं। देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में केवल ये 2 नहीं और भी कई अनेक इस अधिकारी। विषय पर चर्चा छोड़ दीजिए देवी। क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं आती कि तुम्हारा भी अपना घर परिवार हो? नहीं होती है। इसकी जीवन भावना के स्तर पर चलता है। तो कितने वर्ष माँ मैं इस घर में बिता चुकी हूँ। ये घर नहीं रहा, काल कोठरी बन गया। जो आए हैं उनसे बात भी ना। राजवधु, जब मैं ठीक थी मैं इस घर को रोज लिपती थी, बुहारती थी। अभी सब कुछ टूट गया है। हम दोनों माँ बेटी टूटे जिंदगी। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। मुझसे जो भी आवश्यकता बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए लो पढ़ो मेघदूत। तो कह देना थी उसमें कोमल साकार स्वरूप भावनाएं। लो और पढ़ो मेघदूत। तुम्हारे साकार भावनाओं का स्पर्धा चल रही है। राजवधु अपने आप तो नहीं आई होगी। वो अभी शासक है, उसके पास धन है। तुम क्यों उनके साथ नहीं चली जाती, उनके परिचारिका बन जाती, हमारे घर का परिसंस्करण हो जाता। हाँ? तुम उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? इस तरह शुद्ध क्यों हो अंबिका?
आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राज की पगधूली घर में पड़ती है तो गौरव का अनुभव होता है। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। हाँ, आज मैं ही जाके पूरे ग्राम प्रांतर में बता दूंगी कि हमारे क्षुद्र जीवन को ठीक करने के लिए राज्य से लोग आए हैं। हमारे घर का परिसंस्करण हो जाएगा। बैठ जाओ अंबिका, बैठ जाओ। आज तुम्हारी बात सुनने के लिए ग्राम के पास अवकाश नहीं है। आज ग्राम के लोग बहुत व्यस्त हैं। वो बाहर से आए अतिथि के लिए पान और सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। आज अतिथि यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। हाँ, आज यहाँ के पत्थर भी बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे। हाँ, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान ही थे आर्य विलोक। तो तुम भी वो और बात है कि किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। तो तुम भी क्यों नहीं जाके पत्थर बटोर लेती? तुम्हारे भावनाओं का कोई स्मरण नहीं रह जाएगा। आज ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। आज का दिन ग्राम प्रदेश के जीवन के लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन माना जाए। आज लोग अपने पशुओं तक की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो तो बस अतिथियों के लिए पान और सामग्री जुटाने में व्यस्त है। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे, हाँ, जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है। इस आदेश का कोई और अर्थ हो सकता है? और क्या अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? ये भी एक मनोरंजक विषय है। राज्य के कलाकार यहाँ की प्रत्येक वस्तु की अनुकृति बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रह जाएगा जिसकी अनुकृति ना बनाई जाए। मैंने तो देखा कि कल धूप में एक कलाकार अपने ही छाया की अनुकृति बनाने लगा। अपनी छाया की अनुकृति। हाँ, अवश्य। यहाँ के धूप में भी उनकी आकृतियां अलग से दिखती होंगी। वो कहते नहीं है, एक राक्षसी थी जिसकी छाया से धूप में आकृतियां बदल जाती। मैं ही हूँ राक्षसी। अरे मैं ही हूँ राक्षसी। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, तुम अंबिका को अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल इसके मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने के लिए आया था। आश्चर्य है कालिदास ने यहाँ ना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं कि वो लोग चले भी जाएंगे। मैं जानती हूँ, अभी से नहीं पहले से जानती हूँ, वो इधर नहीं आएगा। वो अपने से मोह करता है। परंतु मैं समझता हूं उसे एक बार आना चाहिए। वो एक बार आएगा अवश्य। व्यक्ति इस तरीके से कोई संबंध तोड़ नहीं सकता, और विशेष रूप से वो व्यक्ति जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या कहती हो मल्लिका, उसे एक बार यहाँ आना नहीं चाहिए? आर्य विलोक, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप इस समय यहाँ से चले जाएं। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे। अंबिका स्वयं जानती है कि किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अंबिका के मन में रहती हैं और मैं मुंह से कह देता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा यहाँ आना तुम्हें अखर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वरोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षण के लिए वो यहाँ रुक जाए। ऐसी स्थिति में मैं भी उससे उसका कुशल क्षेम पूछ लूंगा। हमारी पुरानी मित्रता जो है। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है आर्य विलोक। ये स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हमारी भेंट यही हुई थी, और वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। आर्य विलोक, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप इस समय यहाँ से चले जाएं, अन्यथा यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। माँ, इनसे कहो ये यहाँ से चले जाएं। मुझे इनका यहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा है। आर्य विलोक, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। चला जाता। परंतु जान सकता हूँ क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं जानती थी, अभी से नहीं, बहुत पहले से जानती थी। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि वो नहीं आया। अगर वो इधर आता तो मुझे आश्चर्य होता। परंतु मुझे खेद है, कितने वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, पर अब भरोसा नहीं रहा।
संभवतः यह मित्रता एक ही ओर से थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। और फिर समान की समान से मित्रता जो होती है। अरे विलोक, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा यहाँ कोई अयाचित स्थिति अवश्य ही उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती। जहां तक हो सके घृत और मधु का सेवन किया करो। मैंने अभी भी नया मधु निकाला है, यदि आवश्यकता हो तो तुम्हारे लिए। हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में मधु है। ऐसा? ठीक। अच्छा अंबिका, फिर भी यदि आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना, कह देना, मैं लेता हूँ। ठीक है। रोती हो मल्लिका, ये कुछ मत कहो माँ, उनके संबंध में कुछ मत कहो। रो मत मल्लिका, रो मत। मल्लिका, रो रो मत। मलिका, कौन है? मैं हूं मातुल। देखो, वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। अरे मातुल, आप इस वर्षा में? इस वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो मातुल के लिए तो मात भी वही मलिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल बन गई है। पहले जब दो पैरों पे चल देता था तो कभी भारी से भारी वर्षा तक की चिंता ना की, लेकिन अब स्थिति ये है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाते हैं और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी। ये जानता कि राजप्रसाद में रहकर अपना एक पाँव तोड़ आऊंगा तो वहां कभी न जाता, जहां रहकर मैं अपना एक पाँव तोड़ आया हूँ। खड़े रहने में कष्ट होगा। अरे मातुल, आप आसन ले लीजिए। तुमने ये घर की क्या अवस्था कर रखी है। अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। क्या ये ठीक है कि प्रेम मंजरी ने तुम्हारे लिए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी? मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। और इस घर के परिसंस्कार के लिए स्थापतियों को भेजा था। इस घर को परिसंस्कार की आवश्यकता थी ही नहीं। आर्य मातुल, तुमने कश्मीर का समाचार सुना? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना। विश्वास नहीं होता किंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी संभव नहीं। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा ही हो। और ये भी संभव है कि जो हो वो ना हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया। वहां से आए आहत व्यक्ति का कहना था कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया।
यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने संन्यास ले लिया और काशी चले गए। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। जानता था मैं जो कुछ भी कहूंगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता, इसीलिए अब मैं कुछ कहता ही नहीं। वो काशी गया तो भी मैं झूठा, नहीं गया तो भी मैं झूठा। अब तो ठीक है, हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, यही। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहां से जाने को नहीं कहा था, मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम यहां से जाकर कहीं का शासन भार संभालो, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। आज तुम जीवन को मेरी दृष्टि से देख सकते हो, सोच सकते हो ये वर्ष मैंने कैसे व्यतीत किए हैं, क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूं। इस जीव को पहचानते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ की जगह मैं उसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो कभी कोई ना हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में न जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। लोग कहते हैं उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के साथ व्यतीत होता है, परंतु किसी वारांगना का ऐसा स्वरूप भी देखा है? आज तुम सोच सकते हो कि मैं क्या हूं, तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाती हूँ। मैं आज भी मेघदूत की पंक्तियां पढ़ पढ़ कर गाती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु इस अभाव के कोष्ठ में मेरी पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष छुप जाता है गुणों के पीछे, जैसे कलंक छिप जाता है चंद्रमा की किरणों के पीछे, परंतु दारिद्र्य वो नहीं छिपता। 100 गुणों के पीछे भी नहीं छिपता ही नहीं है। एक एक करके सारे गुणों को नष्ट कर देता है, छा लेता है, परंतु छिपता नहीं है। आज वही आषाढ़ का दिन है, वैसे ही मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। मैं वही हूं, उसी घर में हूं, परंतु संभव है पहचानती नहीं, और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही। दूसरा व्यक्ति, और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ से क्यों खड़ी? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूं मैं ही हूं। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं।
सब कुछ कितना बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में। मुझे विश्वास नहीं होता ये स्वप्न नहीं है। नहीं, ये स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि वर्षों के बाद टूटा हारा मैं यहां लौटा हूं ताकि एक बार यहां के यथार्थ को देख सकूं। तुम बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे लिए मेरे भीगे होने की चिंता मत करो मल्लिका। जानती हूं, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। बहुत थक गए हो। थक गया, अभी भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। तो तुम भी कहां पहचाने जाती। सब कुछ कितना बदल गया है। ये घर भी कितना अपरिचित सा लग रहा है मल्लिका। मैं जब भी यहां से गया था, यहाँ के प्रत्येक वस्तु में जो आत्मीयता थी मुझे कहीं है। और मैं आशा कर रहा था कि मैं जब भी वापस आऊंगा यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा होगा, जो का त्यों यथास्थान। पर यहाँ कुछ भी तो वैसा नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है मल्लिका, तुमने सब कुछ बदल दिया है। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, किंतु मैंने नहीं सोचा था कि ये घर मुझे कभी अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ के प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था। ये कुशा, बाग छाल, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतना बदल जाएगा। कौन है ये? वर्षा का दिन है, जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। तुम बात करते रहो। देख तो लो कौन है। तो वर्षा का दिन है। फिर द्वार इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा जैसे यहाँ के प्रत्येक वस्तु की तरह वो भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है मल्लिका। वो तुम स्वस्थ नहीं दिखाई देते। बैठ कर बात करो। हाँ। मैंने अपने संबंध में बहुत बार सोचा है और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता? एक कारण यह भी हो सकता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना के जीवन व्यतीत करने के उपरांत प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में मैं कैसा अनुभव करूं। मन में कहीं आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा, मेरे जीवन की दिशा को बदल देगा। और वो आशंका निराधार नहीं है मल्लिका। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था जब मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा था। तुम्हें ये बात बहुत अस्वाभाविक लगी, परंतु मेरे लिए इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं था। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, या संभवतः उसमें उन सबसे प्रतिशोध लेने की उत्कट आकांक्षा जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं जानता था कि मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने आप को समझाया कि कभी उस वातावरण में नहीं कुछ नहीं। मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ना मैं खुद को बदल सका ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, मेरी लिखी हुई प्रतिलिपियां देश भर में प्रचलित हुई, परंतु मैं सुखी नहीं हो सका। किसी और के लिए वो जीवन और वातावरण स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मेरी आंखें जब भी दूर क्षितिज रेखा पर पड़ती तो अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूं जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए।
मुझे अनुभूति साल थी कि मैंने सुविधा और मोह के चक्कर में पड़कर इस विशाल से बहुत दूर हटाया। मैं अपने आप को आश्वासन देता था कि आज नहीं तो कल मैं इन परिस्थितियों पर वश पालूंगा और अपने आप को दोनों क्षेत्रों में समान रूप से बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी आया नहीं और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। मैं वो व्यक्ति नहीं रहा जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए भी मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मैं था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था कि दूसरे तुमसे क्या कहेंगे, तुम्हारे मन में क्या प्रतिक्रिया होगी। परंतु इस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भाव उत्पन्न नहीं हो और ये आशा लिए चला गया कि एक दिन आएगा जब मैं लौटूंगा और अपने मन के सारे द्वंद्व को तुमसे कह सकूंगा। परंतु मैं भूल गया था कि द्वंद्व केवल एक ही मन तक सीमित नहीं रहता। परिवर्तन केवल एक ही दृष्टि को व्याप्त नहीं होती। इसलिए आज यहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने वहां उस जीवन में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ भी लिखा है वो इस जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है, तपस्विनी उमा तुम हो, मेघदूत में यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। मैंने जब जब यहां होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की तो तुम ही मेरे सामने खड़ी थी। रघुवंश में अच का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। चाहता था कि तुम सब पढ़ पाते, किंतु सूत्र ही कुछ इस रूप में टूटा था कि सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास ये मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? उज्जैनी से आने वाले व्यवसायी कई बार इस मार्ग से भी होकर गुजरते हैं। मैंने कहकर मंगाई थी। और इसके लिए धन? वर्ष 2 वर्ष में कभी एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। धन संचय करने के लिए बहुत समय रहता था। जो अभाव मुझे वर्षों से सालते रहे वे आज और भी बड़े प्रतीत होते हैं मन में। मुझे वर्षों पहले यहां लौट आना चाहिए था, ताकि यहां आकर भीग कर लिखता वो सब कुछ जो आज तक नहीं लिख सका, जो वर्षों से मेरे अंदर आषाढ़ के मेघों की तरह घुमड़ रहा है किंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, उसे वायु नहीं मिलती। ये कौन सी रचना? ये तो केवल पूरे पृष्ठ है मनीषा। ये पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था जब तुम आओगे तो तुम्हें भेंट करूंगी और कहूंगी कि इस पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यूं ही पड़ी रह गई। अब तो मुझे कहते भी संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। पूरे पृष्ठ तुमने अपने हाथों से बनाए थे ताकि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। देख रहा हूं कि स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं।
लगता है तुमने अपनी आंखों से इन पर बहुत कुछ लिख दिया, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कर्णों से मैले हैं। स्थान स्थान पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। ये हेमंत की पत्र धुली, इस घर का सीलन, इस पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों की महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अब इन पर कुछ नया नहीं लिखा जा सकता, परंतु जीवन अभी विशेष है। हम फिर आज से आरंभ कर सकते हैं। ये किसके रोने के शब्द है मल्लिका? ये मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे सीधा खाई में। कितनी बार कहा भैया विलोम, इतने ऊंचे मत चढ़ा करो। नहीं, भैया विलोम कहाँ मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद। अब लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा। न जाने इन आंखों को क्या हो गया। कभी अपरिचित आकृति भी परिचित सी जान पड़ती, कभी परिचित आकृति भी परिचित सी नहीं जान पड़ती। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी पहचानी है, परंतु व्यक्ति नहीं ऐसा लगता है। बंधु, ओ बंधु, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बदल गई, व्यक्ति आज भी वही। स्वर भी परिचित है, शब्द भी। ओ, तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। आओ, आओ। गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझसे घृणा है? परंतु इस तरह मेरा और तुम्हारा संबंध टूट नहीं सकता। तुमने कहा था ना हम दोनों एक दूसरे के बहुत विपरीत जान पड़ते हैं, निकट जान पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इतने वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूं कि अब हम एक दूसरे को और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका? मैं ठीक नहीं कहता है? तुम यहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? अरे अब तो विलोम इस घर में आयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो इस घर में कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं कहोगे कितनी आकस्मिक बात है, तब भी हमारी भेंट यही हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो ये आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। हाँ। मल्लिका, मल्लिका, मैं कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। हाँ? अरे वर्षों के बाद कोई अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। कालिदास एक हरिण शावक इस घर में भी है। हाँ,
तुमने मलिका की बच्ची को नहीं देखा? अरे उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? अष्टावक्र कहता है विलोम। तो तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। संभव है कालिदास ये देखकर बता सके कि बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है। चलो देखोगे? यहां से चले जाओ विलोम। कहां से? यहां से, इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैंने कहा यहां से चले जाओ विलोम। क्योंकि तुम यहां लौट कर आ गए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर से तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। जैसे तुमसे बाहर जीवन की कोई गति ही नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दयी नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिया है, तो धूप के लिए निवेद्य पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने आप को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। तुम चाहते हो मैं यहां से चला जाऊं, चला जाता। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते, इसलिए कि तुम आज यहां एक अतिथि के रूप में हो, और अतिथि की इच्छा का मान तो होना चाहिए। मलिका, हे मलिका, देखना कालिदास के अतिथि में कोई कमी ना रह जाए। हाँ हाँ, वर्षों के बाद जो अतिथि घर आया हो वो जाने कभी आए ना आए। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का एक ऐसा ही दिन था, घाटी में मेघ भराए थे, असमय अंधेरा छा गया था। मैंने वहां एक आहत हरिण शावक को देखा था, उठाकर यहां ले आया था। तुमने उसका उपचार किया और भी तो कुछ सोच रहे हो? और की उपत्यकाओं का विस्तार वही, पर्वत शिखर की तरफ जाने वाले मार्ग भी वही, वायु में वैसे ही नमी, ध्वनियां भी वैसी ही, और कि वही हृदय जिसमें कंपन होता है, वही आवेश जिसमें चेतना जागती है। परंतु इन कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया। कह रहे थे कि तुम फिर आज से आरंभ करना चाहते हो। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता हूं, किंतु संभवतः यह इच्छा का समय के साथ बंद था। देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।